क्या ट्रेडिंग में लोग एआई का यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? पहले नॉलेज ले ले और उसके बाद एआई का यूज करे, बिकॉज फंडामेंटल हैज टू बी करेक्ट। Why do most retail traders lose their money in the market? दे डू ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग माइंडसेट और लेवरेज का बहुत गलत उपयोग करते हैं। कोई भी सेंटिमेंटल इमोशंस एक मार्केट को अप से डाउन पे ला सकता है। एक स्मार्ट ट्रेडर या इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी से डरता नहीं है, दे लव वॉलेटिलिटी। कुछ लोगों का ये कहना होता है नहीं, आजकल गूगल और एआई पे सारी चीज़ें हैं। अपने वो नॉलेज को और एक्सटेंड कर सकते हो, बट बेसिक ग्राउंड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। करेक्ट। नो फिल्टर, नो लिमिट्स, ओनली रियल बातें। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटवा और आज हमारे साथ हैं ईशान सोनी जी, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं एंड फाउंडर भी हैं ऑफ बी आर्क कम्यून। आज हम बात करेंगे फॉर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में। सो वेलकम सर, वेलकम हियर। बातें अनलिमिटेड में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। जैसे सर हम देखते हैं कि मनी आज के टाइम में सभी के एक इम्पॉर्टेंट नीड है, चाहे वो अंबानी हो या मिडिल क्लास पर्सन हो। मिडिल क्लास पर्सनस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली मिडिल क्लास पर्सन बहुत मिस्टेक करते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि आजकल लोग फाइनेंशियली अपने आप को एक एजुकेट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रश्मि फॉर इनवाइटिंग एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में बहुत टैबू है। मतलब लोग बोलते हैं कि पैसे के बारे में क्यों बात करना है, नज़र लग जाती है, नफ़ा नुकसान क्यों डिस्कस करना है, राइट? बिल्कुल। बट यू नो, अभी अगर हम फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की बारे में बात नहीं करेंगे तो जो मिस्टेक्स जनरेशन से हमारी पीढ़ी करती आई है वो आगे भी हो जाएगी, राइट? हैविंग सेड दैट, फाइनेंशियल प्लानिंग देखो क्या है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है सो दैट जब आपके पास इनकम के सोर्स नहीं है तो आपका पैसा आपको पैसे बना के दे रहा है, करेक्ट। राइट? मीन्स, अब चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और व्यूअर से भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि राहुल 1 लाख रुपए महीना कमाता है और विवेक 50,000 रुपए महीना कमाता है। बिल्कुल। दोनों में फाइनेंशियली स्टेबल कौन है, लक। राइट? Correct. यूजुअली ये मिथ होता है कि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, बट दैट्स नॉट राइट। ओके। अगर 3, 4, 5, 6 महीने बाद कोविड जैसा कुछ सिचुएशन आ जाए और रिसेशन आ जाए तो वो जो ज्यादा इनकम करता है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मींस आपकी इनकम इंपॉर्टेंट है, बट योर फाइनेंशियल प्लानिंग हैज टू बी सो एक्यूरेट कि जब आपके पास इनकम के सोर्स बंद हो जाए तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, 7 मंथ्स। और इंडिया में अगर आप इन जनरल देखोगे, यूजुअली हाउस होल्ड्स के पास 6 मंथ का भी बैकअप नहीं है। बिल्कुल। सो that's why it's important to discuss about financial planning। और financial planning का मतलब ही होता है अपने पैसे को ऐसे इंजीनियर करना कि वो आपको अर्निंग्स दे दे। ओके, बजटिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइनेंशियल प्लानिंग? अभी 2025 खत्म हो गया, राइट रश्मि? और बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जिम जाएंगे, बिल्कुल, है ना, अच्छी बॉडी बनाएंगे, डेफिनेटली, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। तो पेपर पे सब प्लान करते हैं कि क्या खाऊंगा, क्या मेरा रूटीन रहेगा, कितने बजे उठूंगा, ऑल ऑफ दैट, राइट? बजटिंग क्या है? बजटिंग इज टू पुट योर प्लान ऑन पेपर, बट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है उसको एग्जीक्यूट करना। तो हम बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि चलो महीने का SIP इतना करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इतना करेंगे, सेविंग इतना करेंगे, अपनी स्किल पे इतना खर्चा करेंगे, बट उसको एग्जीक्यूट करना ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स, दैट्स फाइनेंशियल प्लानिंग। सर इमरजेंसी फंड क्या रोल प्ले करता है? जो भी बंदा जॉब कर रहा है, राइट, अगर उसकी जॉब चली जाए या रिसेशन आ जाए या कुछ भी आ जाए तो मिनिमम 6 to 7 मंथ का एक ऐसा बैकअप, जो अगर आपको जॉब नहीं है आपके पास तो आपको 6 मंथ का एक सर्वाइवल बैकअप होना चाहिए आपके पास। क्यों होना चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली वी आर हियर टू डू समथिंग दैट वी लव, इजंट इट? बिल्कुल, राइट। अब अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको मजबूरी में वो जॉब, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि यार
मन नहीं कर रहा जॉब पे जाने का, जाने का। काम करने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी करना पड़ रहा करना है. पड़ वाई? बिकॉज जब उनके पास अर्निंग थी, जब उनके पास इनकम थी, दे वर नॉट प्रैक्टिकल इनफ टू सेव दैट एंड मेक देयर इमरजेंसी फंड, कि कल के दिन कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके पास हमेशा बैकअप रहे. बैकअप करें. जैसे हम इमरजेंसी फ़ंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली पर्सन है और उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, तो दो चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि हर पर्सन को मेरे हिसाब से लेना चाहिए, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस. ये एक नेसेसरी नीड्स होती है बिफोर इन्वेस्टिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? इंडिया में ना इन हेल्थ सेक्टर में जो इन्फ्लेशन है दैट इज अबाउट 14%. ओके. मतलब आज जो मेडिकल खर्चा होने वाला है आपका, किसी का भी अगर हॉस्पिटलाइज कोई होता है तो कल वो 14% अगले साल 14% ज़्यादा हो जाएगा, राइट? विच मीन्स अ स्मॉल इंसिडेंट कैन एक्चुअली चेंज योर एंटायर फाइनेंशियल हेल्थ. अब उसको बचाने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, बिकॉज इंश्योरेंस से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, कि आपकी सेविंग्स ड्रॉ डाउन में नहीं जाती, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं निकालने पड़ते, और अगर आप नहीं लेते हो देन अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू यूज योर सेविंग्स, और वो एक प्रॉब्लम है. डेफिनेटली सर. सर लेट्स से एक पर्सन है जिसकी इनकम 40 to 50,000 है मंथली इनकम, एंड उसने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ओके, मैं आस्क कि उनकी एज क्या है? अराउंड 30. अगर कोई 50,000 रुपये कमा रहा है 30 साल की उम्र में, तो उसको क्या करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए और फ्री होने के लिए फॉर नेक्स्ट 20 years? By the way, before explaining this, I want to clarify this कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो 1-2 साल की जर्नी नहीं है, राइट? इट्स अ जर्नी ऑफ 10-20 years. ठीक है, तो वो एक माइंडसेट तो होना चाहिए कि 50,000 में आप कल फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते. अगर करने का ट्राई करोगे यू विल लूज योर 50,000 एज वेल, दैट्स फॉर श्योर, राइट? एंड दैट्स हाउ रिटेल ट्रेडर्स डू, दे लूज मनी. तो अगर कोई 50,000 रुपये कमा रहा है ना, तो उसको सबसे पहला तो ये करना चाहिए दैट यूटिलाइज 50% ऑन नीड्स. अगर आपका पैसा नीड्स में ही चला जा रहा है बहुत सारा, तो फिर आप क्या बचाओगे और क्या खाओगे, राइट? मीन्स दैट योर 50% तो नीड में रहे, अगर उससे कम रहे तो बहुत अच्छा है, बट 50% हैज टू बी ऑन नीड्स. 10% शुड बी म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स. एब्सोल्युटली राइट. अगर आपको 10% आप नहीं कर पा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ नहीं बनेगा, राइट? दैट्स 60%. 20% हैज टू बी योर इमरजेंसी फंड. आप धीरे धीरे बिल्ड करो कि आप 1 साल करोगे आपका इमरजेंसी फंड बनने लगेगा. एंड बचा हुआ जो 10% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए भी समझना कि ये जो 10% है ना, इस पे आपको स्किल में इन्वेस्ट करना चाहिए. लर्न दैट स्किल जो आपको 50,000 के ब्रैकेट से 5 लाख तक लेके जाए, बिकॉज अल्टीमेटली इनकम बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपकी इनकम बढ़ी तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी. सो 10% ऑफ योर सैलरी और योर इनकम हैज टू गो ऑन स्किल. अब वो कोई भी स्किल हो सकती है, इट कैन बी एनी स्किल. जो आपको अच्छा लगता है वो आप स्किल सीखो, बट इन्वेस्ट दैट मनी इन स्किल. एक्चुअल में रियल एज ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है? मतलब कब से एक पर्सन को स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना? ऑनेस्टली जितना जल्दी शुरू हो सके, जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, और टेक्निकली एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, राइट? तो अगर एक बंदा है जो 25 साल की उम्र में 10,000 रुपये का म्यूचुअल फंड SIP करता है, राइट? अभी अगर वो नेक्स्ट लेट्स से 60 इयर्स में उसका रिटायरमेंट है ना, अगर वो 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है विथ अ कंपाउंडिंग ऑफ इमेजिन 11 to 12%, जो कि म्यूचुअल फंड्स इजीली दे देते हैं, राइट? नॉट अ बिग डील, आराम से मिलता है. इवन द वर्स्ट फंड्स till today in India gives about 10 to 11%. 12% पकड़ के चलते हैं. कोई इंसान 25 साल में शुरू करता है, 60 साल में रिटायरमेंट प्लान करता है. व्हाट डू यू थिंक कितना बन जाएगा वो 10,000 रुपये हर महीना लगाएंगे तो? ऑलमोस्ट 2 CR. इट विल बी 4 CR. इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो 3 करोड़ बन जाएगा, ठीक है? वहीं पे दूसरा बंदा है जो 35 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, मतलब 10 साल का गैप आ गया, राइट? अगर वो 35 इयर्स की एज में स्टार्ट कर, टेक्निकली ही इज लेट और शी इज लेट, राइट? अगर वो स्टार्ट करता है ना, शी और ही विल बी एंड अप ओनली मेकिंग 1 to 1.5 CR. तो 10 साल में 2 करोड़ का नुकसान हो गया. इट इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग. जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा है. सर जैसे हमने बात करी है
कि आजकल लोगों को एक ये है कि अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टिंग, और अगर हम उनसे पूछें कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प आप ले रहे हो, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है नहीं, आजकल गूगल और एआई पे सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जस्ट सर्च करते हैं टॉप स्टॉक्स, टॉप म्यूचुअल फंड, बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, तो ये सब सर्च करके इजीली वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मनी भी लूज़ करना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? वेल व्हाट आई थिंक इज, आप ये एक ऐसा फील्ड है ना रश्मि जिसमें एनीवे आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। आप एक दिन में 2 दिन में फाइनेंस नहीं सीख सकते। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड टू अंडरस्टैंड। आई वुड से कि अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करनी है, दे शुड फर्स्ट लर्न अबाउट इट इन डिटेल, क्योंकि एआई से पूछ के आप क्या कर लोगे ना, मतलब वो आपको कल का बताएगा, परसों का बताएगा। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच रखनी है इन्वेस्टिंग में, है ना, तो आपको नॉलेज पहले एक्वायर करना है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर 50,000 रुपये कमा रहे हो तो 10,000 रुपये स्किल में लगाओ। अब वो फाइनेंस की स्किल सीखना है आपको या कोई भी स्किल सीखना है, लर्न अबाउट इट। जब आप सीख लेते हो एक बार, तो आपको पता है कि करना क्या है, तब आप शायद एआई और दूसरे तरीके से एडवाइजर से बात करके अपने वो नॉलेज को और एक्सटेंड कर सकते हो। बट बेसिक ग्राउंड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। आजकल मैं देखती हूँ कि लोग शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मनी में इन्वेस्ट करें और बहुत अच्छा गेन मिले, क्योंकि लोग आजकल देख रहे हैं कि F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग में लोगों को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। विदाउट किसी टेक्निकल एनालिसिस के, विदाउट किसी टेक्निकल हेल्प के वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि F&O में काफ़ी यूज लॉसेस भी होते हैं लोगों को। तो क्या ऐसा करना सही है? So I'll tell you a story, ठीक है? I have around 7 to 8 years of experience in trading and financial markets, right? Okay. And इंदौर में जब हम अपनी academy run कर रहे थे, called I don't want to take the name, but हम जब academy run कर रहे थे, so I had the franchisee of one of the biggest academies in India, right? Offline academies जहाँ हम बैठ के सिखाते हैं। वहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के लोगों से मिलता था, बिकॉज लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है। सो आई टेल यू अ स्टोरी। एक इंसान मेरे पास आया एंड ही वाज 60-65 इयर्स ऑफ एज, है ना। ही केम टू मी एंड सेड कि सर मैंने ना मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे क्विक रिटर्न्स चाहिए अभी। आई सेड फाइन, व्हाई? डू यू हैव एडिक्वेट नॉलेज? आपके पास पहले का सारा नॉलेज है एंड एवरीथिंग? आपका नेटवर्क कितना है, पोर्टफोलियो कितना है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करी है आपने, बैकअप इमरजेंसी फंड कुछ है नहीं है? ही सेड सर आई हैव जीरो नॉलेज, ठीक है, एंड आई हैव बीन इनटू मार्केट्स फ्रॉम पास्ट 15-20 ईयर्स, और मैंने अच्छा 3-4 करोड़ बनाया हुआ है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि बिना नॉलेज के 4 करोड़ कैसे बना लिया। सो ही सेड सर कि जब मैंने जॉब स्टार्ट करी, दिस गाय इज 60-65 ईयर्स ओल्ड, राइट, जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी आज से 25 साल पहले, आई थॉट अबाउट नथिंग, बट मुझे किसी ने बताया था और अच्छा सजेशन दिया था कि कुछ दिमाग मत लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 25 साल सिर्फ म्यूचुअल फंड किया, और 25 साल में वो 3-4 करोड़ के कॉर्पस पे बैठ गए, ठीक है। नाउ ही इज रेडी टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग एंड wants to make quick return, which is fine, क्योंकि उनके पास बैकअप है। दूसरे एक पर्सन मेरे पास आए रश्मि, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो आए मेरे पास एंड ही सेड कि सर मुझे ट्रेडिंग सीखनी है एंड आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू मेक क्विक मनी। आई सेड फाइन, सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड कि भाई बैकअप कितना है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है आपकी, इमरजेंसी फंड क्या है? ही सेड सर मेरे को नॉलेज पूरा है, मुझे सब आता है, आप तो ये बताओ कि करना कैसे। आई सेड कि आपको जब सब आता ही है तो क्या रिजल्ट्स हैं आपके, मतलब आपने कुछ इनकम जनरेट करी है? ही सेड सर मैं 3 करोड़ के नुकसान में हूँ, 4 करोड़ के नुकसान में हूँ। वाई? बिकॉज ही थिंक्स कि उनको सब कुछ आता है और 10 साल 15 साल ट्राई एंड टेस्ट कर करके वो सब सीख गए। बट मार्केट इज़ वेरी क्रूअल। जो लोग भी ये सोचते हैं कि मैं क्विक रिटर्न बना लूँगा खुद से ट्राई एंड एरर करके, दे आर इन एन इल्यूजन। Means what? Means that if you want to make quick money, first of all, it's extremely risky. Second, अगर आप बनाना चाहते हो, please do not do it by yourself. सीख के करो, 5 महीने, 4 महीने, 1 साल सीखो,
यू नो ट्राई प्रैक्टिसिंग इट, और उसके बाद आपको ट्रेडिंग जैसे फील्ड में आना चाहिए, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली रिस्की एंड यू कैन लूज एवरीथिंग। नेक्स्ट सर हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। मार्केट को हम जैसे वॉच करते हैं डेली, तो मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, हमेशा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो जैसे हमने ऐसी कई कंडीशंस देखी हैं लाइक कोविड्स और अदर कंट्रीज़ के साथ वॉर्स भी कंडीशन मार्केट में बनी है, या कोई भी सेंटिमेंटल इमोशंस एक मार्केट को अप से डाउन पे ला सकता है किसी भी कंडीशन में। सो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ऐसी कंडीशंस को लेके पैनिक क्रिएट होता है, और ख़ासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं कि वो नए नए मार्केट में आते हैं और वो इस पैनिक को देख के, इस सेंटिमेंट्स को देख के बहुत जल्दी अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं या इनकैश कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत लॉस का सामना भी करना पड़ता है। तो आपका इसमें क्या व्यूज़ था? एक स्मार्ट ट्रेडर या इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी से डरता नहीं है, दे लव वॉलेटिलिटी। इफ आई एम अ ट्रेडर आई लाइक वॉलेटिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम इन द मार्केट। पैसा या मार्केट अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो ट्रेडर और इन्वेस्टर पैसा बनाएगा कैसे? अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और वॉलेटिलिटी ही नहीं है, गोल्ड ऊपर ही नहीं जा रहा, तो फिर पैसा बनेगा कैसे, राइट? तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हो, यू विल हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ टू लर्न कि मार्केट मूव ऐसे ही करता है। ओके, इफ यू आर न्यू, आई वुड एनीवे से कि आप जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ध्यान दो जो वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं है। okay. Maybe you can go and invest in mutual funds. Maybe you can go and invest in index funds, right? Yeah. But अगर आप genuinely, professionally ये करना चाहते हो, you will have to see the volatility, because पैसा volatility से ही बनता है। आजकल लोग ETFs में भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ETF is a very good instrument. Again, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो, तो आप मंथली लमसम ETF में इन्वेस्ट करके यू कैन मेक गुड मनी। एंड सर गोल्ड और सिल्वर के बारे में अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, तो आपके क्या व्यूज़ हैं? सी, गोल्ड एंड सिल्वर को इंडिया में बहुत ही इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जाके सोना खरीद लो, सोना खरीद, है ना? सो योर ट्रेडिंग डिसीजंस शुड नॉट बी इमोशनल, दैट्स वन ऑफ द फैक्ट। अगर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर दैट मैटर इमोशनल है, मतलब वो ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं है, राइट? अभी गोल्ड का इंडिया में बहुत इमोशनल बायस है कि पैसा है, गोल्ड खरीद लो। सो देखो, मार्केट में इंस्ट्रूमेंट सही और गलत नहीं होता, प्राइस सही और गलत होता है। अगर आप 6 महीने पहले गोल्ड खरीदना या इन्वेस्ट करना चाहते, गुड, राइट? बिकॉज वहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ। अब अगर आप चाहते हो कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा बना लूँ, तो you're too late to the party is now over. Probably next 5-10 years के लिए मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट हमेशा 3 फेजेस में मूव करता है, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब पैसा बट गया मार्केट में। अब कंसोलिडेशन आएगा फॉर, आई डोंट नो, मे बी फॉर 2 years, 3 years, 5 years, nobody knows that, yes? और अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को पता है कि अब बुल रन आने ही वाला है, इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग, इट्स नॉट ट्रेडिंग। तो गोल्ड और सिल्वर में अभी जो फेज है वो काफी चॉपी और साइडवेज रहने वाला है। बाइंग अ होम इज स्मार्टर और इमोशनल? वेरी गुड क्वेश्चन रश्मि। देखो, इसमें ना डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कौन है। पर्सनली फॉर मी, बाइंग अ होम इज नॉट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, व्हाई? बिकॉज वी ऑल वांट्स टू हैव अ लाइफ जहाँ पे हम फाइनेंशियली फ्री हो, राइट? टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। अब अगर आप एक बेसिक मैथ करो इंडिया में या कहीं भी फॉर दैट मैटर, अगर आप एक सैलरीड क्लास हो, लेट्स से यू आर अर्निंग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अगर आपकी अर्निंग का 40% EMI में जा रहा है, देन हाउ विल यू सर्वाइव, राइट? अगर आप EMI में घर खरीद लिया आपने और 50% आप EMI में भर रहे हो, देन यू डोंट हैव an opportunity to explore life and then be financially free. आप तो stuck हो गए ना? That's my opinion. But again, like I said, इंडिया में बहुत इमोशनल तरीके से सोचा जाता है। तो अगर आपको इमोशनली सोचना है, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, तो मे बी वो एक अच्छा डिसीजन है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जब तक आपकी इनकम का 20-30% से नीचे EMIs नहीं जाती, तब तक आपको घर नहीं सोचना चाहिए खरीदने का। एंड आई टेल यू अ फन फैक्ट, अगर आप रेंट पे रहते हो
देखो इंसान घर क्यों खरीदता है, वाई, बिकॉज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा पाए, राइट, करेक्ट। तो अगर आपको लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो रेंट इज अ गुड ऑप्शन, राइट, क्योंकि आप 10% 20% पे करके एक ऐसे घर में रह सकते हो जो कि शायद 5 करोड़ का है, बट आप उस अर्निंग में जो सैलरीड क्लास है उसमें आप खरीद के अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आई मीन अगेन इट्स अ वेरी डिस्क्रिशनरी थिंग फॉर मी। बाइंग अ होम इज नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी, बिकॉज आप रह भी रहे हो उसमें, EMIs भी पे कर रहे हो, प्लस आपकी जो नेटवर्थ है उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है इन दैट सेंस कि अगर आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 12, 15, 20% और 20% के भाव से बढ़ता है, राइट। तो रियल एस्टेट में वो ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाती है। इज ट्रेडिंग गैम्बलिंग और स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन? अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो कोई इंसान अगर आपसे बोल रहा है कि कल सोने का भाव ऊपर जाने वाला है, कल कोई बोल रहा है निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो वो गैम्बलिंग है। ओके। पर अगर कोई ये बोल रहा है कि कल सोने का भाव या निफ्टी ऊपर जाने वाला है एंड आई एम रेडी टू टेक द रिस्क बट अ कैलकुलेटिव रिस्क, देन दैट्स ट्रेडिंग। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा खरीद लेता हूँ, मुझे लग रहा है ऊपर जाने वाला है खरीद लेता हूँ, दैट्स गैम्बलिंग, दैट्स नॉट ट्रेडिंग। बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बाद एक प्रॉपर रिस्क लेने को रेडी हो, देन दैट्स ट्रेडिंग, दैट्स प्रोफेशनल ट्रेडिंग। ओके। व्हाई डू मोस्ट रिटेल traders lose their money in the market? ट्रेडिंग में ना कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग। पहला कॉमन मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग करना। पीपल ट्रीट मार्केट्स लाइक ATM मशीन, है ना, कि आज आपने 5,000 10,000 बना लिया, अब कल आप फिर आओगे एंड यू विल थिंक कि कल फिर मैं मार्केट में बैठूंगा और 5,000 10,000 फिर बना लूंगा। तो ये कोई ATM मशीन तो है नहीं, राइट। इट्स मार्केट एंड मार्केट्स आर क्रूअल, दे विल टेक योर मनी। तो अगर आप मार्केट्स को बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ोगे तो प्रॉफिट है। रिटेल ट्रेडर ऐसे करते नहीं है, दे डू ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग माइंडसेट और लेवरेज का बहुत गलत उपयोग करते हैं, राइट। लेवरेज मतलब कि अगर 1 लाख है किसी के पास और ब्रोकर बोल रहा है कि 10 लाख का माल ले लो, तो एक ग्रीड आ जाती है कि अगर 1 लाख में मैं 10,000 बना सकता हूं तो 10 लाख में तो 1 लाख बना सकता हूं, राइट। बट वो ये नहीं सोचते दैट गलत भी तो हो सकते हो, यू कैन नॉट बी श्योर ना, अगर आप गलत हुए तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे डू। अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कोई इमोशनल ट्रेडर है तो ये अपन कैसे इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो वन ट्रेड गेम में बिलीव करते हैं। व्हाट इज वन ट्रेड गेम? वन ट्रेड गेम इज दे कम टू द मार्केट एंड दे थिंक कि इस एक ट्रेड में मैं बहुत सारा पैसा बना लूंगा, पैसा कमा लें। बट प्रोफेशनल ट्रेडर अगले 100 ट्रेड्स का प्लान करते हैं या 200 ट्रेड का प्लान करते हैं, ठीक है। मैं एक बेसिक मैथ आपको बताता हूँ। इमेजिन आपके पास 1 लाख रुपए है और आप फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा बनाना चाहते हो बाय ट्रेडिंग, नॉट बाय इन्वेस्टिंग, बाय ट्रेडिंग। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1 लाख रुपए से आ जाऊंगा, कल 50,000 बना लूंगा या बना लूंगी, तो यू आर टेकिंग एक्सट्रीम रिस्क। बट अगर आप ये सोचो, अगर आप ये प्लान करो कि ठीक है मैं अगले 100 ट्रेड प्लान करूंगा, हर दिन 1,000 रुपए की रिस्क लूंगा, अगर मैं लूज किया तो 1,000 रुपए जाएगा और अगर विन किया तो मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। What is the risk reward? If I'm ready to lose 1,000, I'm willing to make 3,000. Okay. तो अगर आप probability देखो, because trading is a game of probability, है ना? अगर आप probability देखो, अगर आप 50 बार भी हार जाओगे और lose कर दोगे, even if you win 50 times or 40 times, you will end up making good money. क्योंकि आप 100 ट्रेड का प्लान कर रहे हो, आप एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहते। That's the game. That's why professional trader always wins and जो retail trader है वो अल्टीमेटली पैसा लूज कर सकते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट अ रिस्क मैनेजमेंट कंपेयर टू स्ट्रेटजीज? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है तो देखो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो आपको 60-70% से ज्यादा का विन रेशियो नहीं दे सकती। कोई भी दुनिया में होली ग्रेल नहीं है। इफ समबडी सेइंग कि मेरे को 90% की स्ट्रैटेजी पता है, टू बी ऑनेस्ट ही इज गॉड, क्योंकि 90% की स्ट्रैटेजी से आप बिलियनियर बन सकते हो नेक्स्ट 1.5 ईयर, राइट। तो 60-70% की कोई भी स्ट्रैटेजी है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही पैसा बनाते हो। तो स्ट्रैटेजी से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी कैसे मैटर करती है ट्रेडिंग से रिलेटेड?
इसके लिए ना आपको ये समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी को बहुत ओवर हाइप्ड किया हुआ है। अगर आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो कितना भी साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश करता हूँ। इमेजिन कि कोई क्रिकेट खेलना चाहता है और क्रिकेट में बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत आगे बढ़ना चाहता है, राइट? अगर उसको अच्छा खेलना आता होगा तो इवेंचुअली वो एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए और करियर में ऊपर जाने के लिए। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी है। अगर आपको पता है कि कैसे करना है तो साइकोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट पता ही नहीं है तो सिर्फ साइकोलॉजी से क्या कर लोगे ना। यू नीड टू हैव राइट नॉलेज फर्स्ट एंड देन बिल्ड योर साइकोलॉजी अप टू दैट लेवल कि आप सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाओ। आजकल जैसे एआई का लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ट्रेडिंग में लोग एआई का यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? एआई का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट अगर पहले नॉलेज ले ले और उसके बाद एआई का यूज़ करे, बिकॉज फंडामेंटल हैज़ टू बी करेक्ट। अगर फंडामेंटल वीक है तो एआई हो या कोई भी हो आपको कुछ नहीं सिखा सकता कोई, है ना? तो एआई क्या है? इट्स अ टूल कि आपको आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप अपग्रेड कर पाओ, बट एग्जिस्टिंग नॉलेज होना चाहिए। फॉर दैट मैटर, इफ लेट्स से एक न्यू ट्रेडर और इन्वेस्टर है, वो गूगल पे जाके सिर्फ ये रिसर्च कर ले कि मैं किस इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में इन्वेस्ट करूं या किस स्टॉक को खरीदूं, इवेंचुअली ही विल नॉट बी एबल टू मेक मनी, राइट? एक आध बार सही हो सकता है वो, बट फंडामेंटली आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एआई आपको एक उस नॉलेज को अपलिफ्ट और अपग्रेड कर सकता है। So you are the founder of Green Arc Commune. So what is Green Arc Commune? Okay, so Rashmina, I learned trading in a very hard way. मतलब जितना लोग लूज करते हैं पैसा, उतना मैंने सीखने में इन्वेस्ट किया। I've done courses of multiple traders from UK, US, right? I don't want to take the names, but I know कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको लॉस होना ही होना है। So Green Arc Commune is a community of traders where we believe in wealth, wisdom and wellness. अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई किसी को बिठा के सिखा दे तो वो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम हो जाता है। सो ग्रीन आर्क कम्युन इज अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर जहां हम बहुत अच्छे से सिखाना और फाइनेंशियल मार्केट को कैसे डील करते हैं टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इन लाइफ, दैट्स व्हाट ग्रीन आर्क कम्युन इज। ओके, तो इसी के साथ हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेव और इन्वेस्ट फर्स्ट? इन्वेस्ट। एसआईपी और लंप सम? एसआईपी। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, अगर थोड़े से एडवांस है तो स्टॉक्स में जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड यूज क्या और ना? डेफिनेटली नो, बिग नो। ओके, इंश्योरेंस एसेंशियल और पोटेंशियल? वेरी मच एसेंशियल और सबको करना चाहिए। ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग इमीडिएट स्टार्ट और लेटर? तुरंत, अभी स्टार्ट करो। ओके, फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? फाइनेंशियल गोल अलग अलग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए। गोल्ड इन्वेस्ट और अवॉइड? गोल्ड नो इमोशनल बाइंग, अच्छे भाव पे मिल रहा है खरीदो। ओके, क्रिप्टो यस और नो? डेफिनेटली गुड टू गो, शुड इन्वेस्ट, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। रियल एस्टेट और इक्विटी? इक्विटी। बजटिंग ऐप यूजफुल और ओवरलैप्ड? डिपेंड्स ऐप कौन सा है, बट अच्छा है, हेल्प करता है। शुड एवरीवन हैव अ फाइनेंशियल प्लानिंग? Definitely, 100%. Emergency fund size 3 month or 6 month? More than 6 months. More than 6 months. Budget tracking daily or monthly? डेली करो तो बहुत अच्छा है, बट मंथली तो करो ही करो। Financial literacy in a school need or not? 100% ज़रूरी है, इंडिया में नहीं है। So definitely school should work on financial literacy. Okay. Financial planning only for wealthy or everyone? Everyone, सबको करना चाहिए। And biggest money myth? बिगेस्ट मनी मिथ इज दैट मनी के इमोशंस होते हैं, मनी के कोई इमोशन नहीं होते। मनी इज जस्ट अ टूल, हमको इमोशनली स्टेबल रह के उसको काम पे लगाना होता है। इसी के साथ हम अपने आज के पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं एंड आई होप आप सभी को ईशान सर से बातें करने के बाद बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है तो फाइनेंशियल टिप्स भी सर ने बहुत अच्छी हमें दी हैं, और आप लोगों को इससे बहुत अपने मनी को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे अपने फाइनेंशियल गोल को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं लास्ट में सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अपने एक
इम्पॉर्टेंट टाइम में से निकाल के हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन बातें अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू सो मच। Thanks.